हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए। इसमें देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में देखने को यहाँ से मिलेंगे। आइए, पहला प्रश्न है, करें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में इसका प्रावधान है और भाग जो है 5 में। तो ऐसे भी याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो सिर्फ आप इतना पूछे तो 124 अनुच्छेद में, और टोटल 124 से 147 तक प्रावधान किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो कौन बनी थी? फातिमा बीवी बनी थी 1989 में। और देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश की। और उच्च न्यायालय की भारत में वर्तमान में कितनी संख्या है? 25 हो चुकी है। देखिए, जो सबसे नया है वो है अमरावती। कौन सा है? अमरावती है। ये जो है आपके तेलंगाना में है। तो इतना आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये बीकानेर, ये राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन 2023 में किया गया है। अगला प्रश्न है, कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का माध्यम नहीं है? कहने की चलनिधि समायोजन सुविधा, रेपो दर, या जीएसटी, या नकदी आरक्षित अनुपात। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का माध्यम नहीं है। कौन है? जीएसटी। और ये सब आप चलनिधि समायोजन सुविधा है, रेपो दर है, और नकदी आरक्षित अनुपात है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए, जीएसटी के बारे में आप जान लीजिए कि जीएसटी पहला नंबर तो इसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाता है और है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और देखिए, इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 2017 को आर्टिकल 101 अनुच्छेद के संशोधन के तहत अनुच्छेद 279A में रखा गया है। तो और सबसे पहले जो देश जो है जीएसटी लाने वाला कौन सा है? फ्रांस। ठीक, 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह लागू हुआ था, लेकिन अब जो है यह पूरे भारत में लागू है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भारत के राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के क्या होते हैं? ये सी नंबर जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80
अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। और देखिए राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 250 सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है 250, लेकिन वर्तमान में आपके कितने हैं 245, ये याद रखिएगा 245 है। और देखिए जो 12 सदस्य, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो ये याद रखिए 12 लोगों की। ये कौन होते हैं, ये कला साहित्य समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति होते हैं। तो इतना दे राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है। और देखिए इसमें राज्यसभा में 250 सीट जो है अधिकतम होती हैं और वर्तमान में 245 सीटें हैं अनुच्छेद 80 के तहत। तो ऑप्शन नंबर इसका राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएगा। कौन सा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कहने कि महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी जो है किसकी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ये 1913 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये भी पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये गीतांजलि के लिए। और कब, ये भी कई बार पूछा है कब किया गया, तो 1913 में। और ये कौन थे, ये बांग्ला कवि थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। देखिए किस जनरल पर था भाई, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जनरल डायर। जनरल डायर जो है, ये जो है रॉलेट एक्ट 1919 में जो आया था, जैसे इसे क्या बोलते हैं, काला कानून भी कहते हैं। मतलब ना ही कोई दलील ना कोई अपील, सीधा इसमें पकड़, इसका कानून था कि लोगों को जेल में डाल देना। तो इसका विरोध कर रहे थे, मतलब इसे शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में, जिस कारण से अंग्रेजों को इनकी भनक लग गई। अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और उन पर गोलियां चलाईं। देखिए इनमें लगभग हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन जब इनका सर्वेक्षण किया गया तो इन्होंने बताया कि सिर्फ 302 ही लोग यहाँ पर मारे गए थे। जब इनकी बैठक हुई तो अंग्रेजों के ये पक्ष में जाता हुआ पूरा निर्णय गया था। तो ऐसा बताया गया कि केवल 302 ही लोग मारे गए थे। लगभग वहाँ से 1000 से 1200 लोग की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जनरल डायर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। देखिए हड़प्पा सभ्यता कहीं कोसल, लुम्बिनी, हम्पी या धौलावीरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये इसको किसने खोजा था, जगपति जोशी द्वारा 1968 में खोजा गया। तो ये कौन थे, जगपत जोशी। कब खोदा गया था, 1968 में, ये भी याद रखिएगा।
और ये देखिए ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। और इसे देखिए इसे जो है यूनेस्को में 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहना कि ट्राइसोनिक से विंड टनल की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये लगभग 160 मीटर है। कितनी है? 160 मीटर। यह ऐसी एक पद्धति है जो बलों, क्षणों, भार वितरण, अस्थिर दबावों, ध्वनिक आदि का मूल्यांकन करने के लिए स्केल्ड मॉडल की एक विशेषता द्वारा रॉकेटों और पुनः प्रवेश अंतरिक्ष यान के वायुगतिकी डिजाइन में सहायक होता है। तो ये होता है। तो इसकी लंबाई जो है 160 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि भारत में जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? इस मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की अपनी योजना के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। तो ये कब किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 2019 में। 2019 में देखिए हर घर प्रति व्यक्ति कितना? 55 लीटर पानी को उपलब्ध कराना है। और कि कब तक लक्ष्य रखा है? 2024 तक इसका लक्ष्य है कि हर घर नल की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था, और प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। इनका लक्ष्य है जो 2000। और ये भी याद रखिए कि सर्वप्रथम जो सबसे पहले हर घर जल जो बना है, पहला राज्य जो है वो गोवा है। ये भी याद रखिएगा, गोवा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 51। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो ये कौन सा है? कोल्लम्स। ये कौन सा है? कोल्लम्स, जो है केरल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जो कोल्लम्स जिला है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। किसके अभियान से? द सिटीजन्स नामक अभियान के तहत जिले में 10 वर्ष की आयु के लगभग 16.3 लाख लोगों को संविधान के अलग अलग पहलुओं पर शिक्षित किया जाएगा। मतलब कि 16.3 लाख। ये भी। और देखिए अभी किस अभियान से? ये भी याद रखना, द सिटीजन नामक अभियान से। द सिटीजन नामक अभियान के द्वारा 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 16.3 लाख लोगों को संविधान के अलग अलग पहलुओं पर शिक्षित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, देखिए इन्हें 1986 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और 2001 में पद्म विभूषण से अलंकृत भी इन्हें किया गया है। और देखिए इनका जो है देहावसान हुआ है, तो इसमें ध्यान देना है कि 10 मई 2022 का इनका क्या होगी? मृत्यु हो गई। इसलिए ये क्या है? कुछ इम्पोर्टेंस है। तो निम्नलिखित में से ये कौन संतूर वादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। तो ये भी ये याद रखना, 2001 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था इन्हें। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो ये किसकी नृत्य करती है? तो ये भरतनाट्यम की ये है, रुक्मणी देवी है। ठीक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में कौन सा जिला स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G आयोग मामलों को लागू करने वाला देश का पहला जिला बना है? देखिए पहला जिला बना है। देखिए पहला जरूर इम्पोर्टेंस होता है, जो भी पहले होता है। तो ये कौन सा है? विदिशा। कौन सा है? ये विदिशा जिला, ये एमपी का है। देखिए विदिशा कहाँ है? एमपी में। विदिशा जो है, देखिए, और यहाँ पर जो है देखिए ये विदिशा में ही उदयगिरी गुफा स्थित है। उदयगिरी गुफा स्थित है। तो ये आपका जनवरी 2023 में कौन सा जिला स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप से द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G उपयोग मामलों में को लागू करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? विदिशा। विदिशा कहाँ है? एमपी में। अगला प्रश्न है, आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में जानी जाती है। कौन जानी जाती है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनगणना। जनगणना, देखिए ये जनगणना आपकी कब शुरुआत हुई थी? जनगणना 1872 में। 1872 में। उस समय कौन वायसराय? मेयो के काल में। मेयो, ठीक है। देखिए हर 10 साल में एक जनगणना काउंटिंग होती है। और देखिए जब भारत में अगर नियमित रूप से देखा जाए तो ये कब हुई थी? 1881 में। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा की गई थी, ठीक। ये अगर नियमित रूप से पूछे तो 1881 में। अगर शुरू किसने किया था? मियो ने 1872 में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और देखिए कुछ इसमें और बताते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जनगणना घनत्व अगर पूछे, जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपका कौन है? बिहार है। शायद 1102 है क्या इसकी जनगणना। और ये देखिए सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में। कितना लोग हैं प्रति किलोमीटर में? 17 लोग केवल है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, कहते पट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? पट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, केरल में। केरल के कहाँ है? कोच्चि में। देखिए ये डच महल के रूप में लोकप्रिय पट्टनचेरी महल, पट्टनचेरी कोच्चि केरल में स्थित एक पुर्तगाली महल है। ये कैसी है? पुर्तगाली महल है। तो ये कहाँ है? केरल में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे उत्पादक कॉफी कौन है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। यहाँ भारत में इसका कम से कम 53%, ये पूरे भारत का जो है 53% कॉफी केवल और केवल कहाँ? कर्नाटक में उत्सर्जित उत्पादन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, कर्नाटक। और देखिए तमिलनाडु जो केरल है, केरल जो है 28% करता है। तो कर्नाटक कितना हुआ? 53%। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है कर्नाटक में उत्पादन होता है। और देखिए, और चाय जो है असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? तो ये कितने? 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 वर्ष के लिए। देखिए वित्त आयोग कितने? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो 15वें वित्त आयोग कौन थे? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है?
कौन करता है भाई? तो ये कृषि जहाँ होगा वही करेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि और सहकारिता विभाग। ये जो है ये एक क्या कर देता है, एक निर्धारित मूल्य जिन्हें हम शॉर्टकट में कहते हैं एमएसपी। ये जो है क्या करता है, जिस पर सरकार किसानों के से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। मतलब यह निर्धारित कर देती है किसानों का जो अनाज है इतने में रेट रहेगा, लेकिन यहाँ जो है किसानों की लागत का कितना रहता है, 1.5 गुना अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न। कहने की पुताई की गई दीवारों के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो पुताई की गई दीवारों के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती है। किसके कारण? ये कैल्शियम कार्बोनेट के। अगला प्रश्न है, कहने की कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए ज्वार भाटा जैसे महासागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। मतलब पानी का उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। महासागरीय जल के ऊपर उठने की क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वार। और तथा नीचे गिरने की क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। यह जो है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है यहाँ ऊपर नीचे पानी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की निर्वाचक नामावली को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मतदान सूची। कौन सा हो जाएगा? मतदान सूची। अगला देखिए प्रश्न 63 नंबर देखिए, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? कौन करता है? तो उपकला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। देखिए पशु जो है ऊतकों को के कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जो है उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ये जो है उपकला ऊतक जो है उपकला ऊतक जो है पशु शरीर के आवरण और सुरक्षात्मक ऊतक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? कौन सा कानून? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्शल कानून। देखिए मार्शल कानून जो है जनरल डायर के प्रशासन के समय लागू किया गया था। देखिए ये क्या होती है, मार्शल कानून क्या होता है? कहने की विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। तो ये जो है कोई कारण से जो वहाँ की सेना होती है वो सारा अधिकार नियम अपने अधिकार में ले लेती है, वो इसी को मार्शल कानून कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, कहते कि रानी रामपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो रानी रामपाल को आप बहुत चर्चित है, ये कौन है? हॉकी के कप्तान हैं। ये तो हॉकी खेल से संबंधित है। इस वर्तमान में जो क्या थी, हॉकी की खेल की। तो ये जो है देखिए भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2009
2019 की जो ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर बनी। जीतने वाली विश्व की जो विश्व की क्या है, पहली महिला जो है हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक, और यह 2010 में जो है विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की महिला जो कि 15 वर्ष की थी, ये प्रथम महिला थी। ये 2010 में विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका। तो इस प्रकार प्रश्न हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।